नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किसी की हार सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसका दुश्मन ताकतवर था, बल्कि कभी कभी जंग में तीसरे पक्ष की एंट्री से कमजोर दुश्मन भी ताकतवर बन जाता है और उसकी तय जीत हार में बदल जाती है। चुनावी मैदान में तो ऐसा अक्सर ही होता है। आरजेडी की माने तो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी के मामा साधु यादव और ओवैसी की वजह से आरजेडी की हार हुई। मैदान में कमजोर बीजेपी ने बाजी मार ली। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ एक बार फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया है। तो सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी को फिर हराएंगे ओवैसी? तो गोपालगंज में आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण बनने के बाद अब ओवैसी तेजस्वी के लिए टेंशन बन चुके हैं। जी हां, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं कि एआईएमआईएम तेजस्वी को हराकर बीजेपी को जिताने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एआईएमआईएम की तरफ से ये क्यों किया जा रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो जानते चलिए कि एआईएमआईएम की कोशिश है कि वो आरजेडी के कोर वोट बैंक यानी कि माई समीकरण को ध्वस्त कर दे और मुसलमान वोटरों में सेंधमारी कर उसे अपने पाले में, अपने पक्ष में कर ले। यह अचानक हुआ है ऐसा भी नहीं है। इसके पीछे आरजेडी से एआईएमआईएम को मिलने वाला वो झटका भी है जो आरजेडी ने उसे दिया था। आरजेडी ने क्या किया था वो जान लीजिए। आरजेडी ने एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया, जिसके बाद आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठी है। इसके बाद से एआईएमआईएम हर हाल में आरजेडी से इस झटके का बदला लेना चाहती है। गोपालगंज विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इसकी झलक भी दिखा दी। ऐसा नहीं कि एआईएमआईएम ने सिर्फ विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टेंशन को बढ़ाया हो, बल्कि एआईएमआईएम छात्र संगठन के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार को उतार रही है। एआईएमआईएम के इसी आक्रामक रवैये से इस वक्त आरजेडी टेंशन में है। कुढ़नी विधानसभा के ताल्लुक से पार्टी ने फैसला लिया है कि वहां संगठन के जो जिम्मेदार हैं वो वहां की जमीनी रिपोर्ट दें और जितने लोगों के यहाँ पर बायोडाटा आए हैं, जितने लोगों ने हमारे एप्लीकेशन डाला है, उनकी जमीनी सतह की सर्वे कर ली जाए और इसी के समीक्षा के उपरांत भी 1-2 दिन में कुढ़नी के ताल्लुक से पार्टी कोई फैसला सुनाए। नहीं, एमआईएम हम लोग के लिए कभी थ्रेट नहीं हो सकता है। और जहाँ तक गोपालगंज की बात है, आपने देखा होगा पूर्व के चुनाव में 20 में चुनाव हुआ था, उसमें महागठबंधन कितने वोटों से हारी थी, और आज जब उपचुनाव हुआ हम लोगों ने कितना मेकअप किया। महज हमको लगता है 1700 वोटों से हारे हम लोग। लेकिन एमआईएम ने 12,000 वोट काट लिया सर। आपको नहीं लगता है कि ये खतरनाक संकेत है आने वाले समय में आप लोग के लिए? ये तो हम लोगों से अपील करेंगे। आम लोगों को समझने की जरूरत है हमको किसको वोट देने से कौन मजबूत हो रहा है, ये मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में लोग समझेंगे। तो ऐसे में सवाल भी कई उठते हैं। सवाल उठता है कि ओवैसी तेजस्वी को फिर हराएंगे। आखिर एआईएमआईएम के आक्रामक रवैये से महागठबंधन परेशान क्यों है? तो तेजस्वी को फिर हराएंगे ओवैसी, ये सवाल इस वक्त जरूर उठ रहा है। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी को 41.5% वोट मिला था, जबकि एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 7.25% वोट हासिल हुए। गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार महज 1.07% वोटों से ही हुई थी। तो वोटों की अगर बात करें तो बीजेपी की कुसुम देवी को
70,053 वोट मिले। वहीं आरजेडी के मोहन गुप्ता को 68,259 वोट हासिल हुए। तो आरजेडी को महज 1794 वोटों से यह हार मिली। और जबकि एआईएमआईएम की बात कर लें तो एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिलते हैं। ये वो वोटों का आंकड़ा है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जो है वो अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो इससे नुकसान आरजेडी को जरूर उठाना पड़ रहा है। साधु यादव भी एक बड़ा फैक्टर रहे, जिसे लेकर रोहिणी आचार्य से लेकर आरजेडी के तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि अगर यह हार मिली तो उसके पीछे अगर कारण और कारक ढूंढे जाएंगे तो साधु यादव भी इसमें शामिल हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,854 वोट हासिल हुए। गोपालगंज उपचुनाव में मोहन गुप्ता की हार के बाद आरजेडी ने एआईएमआईएम और साधु यादव पर जोरदार तरीके से हार को लेकर ठीकरा फोड़ा था। आरजेडी के इस आरोपों में दम भी दिखता है और यही वजह है कि महागठबंधन के नेता ओवैसी फैक्टर से इस वक्त टेंशन में नजर आ रहे हैं। पहले के चुनावों की बात कर लेते हैं। पहले के चुनावों में अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम की ताकत चुनाव दर चुनाव बढ़ती नजर आती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर आपको भी समझ में आएगा। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटें हासिल हुई थी, यानी इन 5 सीटों पर जीत मिली। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 1.24% वोट मिले। यही आंकड़ा 2015 के चुनाव में उसे महज 0.5% वोट के तौर पर था। आंकड़ों से यह साफ जाहिर होता है कि एमआईएम जो है वो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है और यह ताकत लगातार दिन ब दिन एआईएमआईएम के बढ़ती नजर आती है और यही वजह है कि आरजेडी की टेंशन इस वक्त स्वतः ज्यादा बढ़ी हुई है। अब एआईएमआईएम के आक्रामक रवैये से महागठबंधन परेशान है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। क्या है प्रतिक्रिया, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी से लड़ती है और इलेक्शन के दौरान ओवैसी के साथ लड़ती है। ओवैसी हमको बताए ना, अगर उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि नहीं, हाँ में ना जवाब दें। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सब पर रेड करा रही है, सीबीआई, आईटी का रेड सब जगह हो रहा है। ओवैसी साहब का हैदराबाद में इतना बड़ा साम्राज्य है, आज तक एक इंक्वायरी नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मजलिस हैदराबाद और उसके आसपास के उपचुनावों में नहीं लड़ती है और हिंदी पट्टी में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बाकी जगहों पे जहां कांग्रेस के साथ के गठबंधनों का सीधा सीधा मुकाबला संघ और भाजपा के साथ है, वहां पे बैरिस्टर ओवैसी अपनी फीस लेकर के संघ और भाजपा की पैरवी करने आ जाते हैं। साहब, बिहार की जनता अब आपको समझ चुकी है, हमारा अकलियत भाई आपको समझ चुका है। आप तो भाजपा की सर्टिफाइड बी टीम है। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ दल वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं। कैसे बीते विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जी की पार्टी ने वोट कटवा की भूमिका निभाई। किस तरह से इंटेंशनली महागठबंधन को डैमेज करने के लिए एमआईएम के कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, उनको फंडिंग की जाती है। बिहार के मतदाता मालिकों से हमारी अपील है कि इनकी साजिश को समझें, षड्यंत्र को कामयाब न होने दें। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी मुसलमानों को अपना जागीर समझते थे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। न रोजगार की व्यवस्था की, न शिक्षा की व्यवस्था की। सिर्फ वोट बैंक के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। जब मुसलमान अपना विकल्प तलाश लिए और वैसी जैसे पार्टियों को उन्होंने वोट देना चालू किया तो उनको किसी का ये टीम नजर आ रहा है, किसी का बी टीम आ रहा है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अपनी पार्टी से नाराजगी इस वक्त भी बरकरार है। वो 1.5 महीने से प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। कल गांव से पटना पहुंचे तो जरूर, लेकिन आरजेडी कार्यालय नहीं गए। पार्टी ऑफिस में आरजेडी के नेता उनका इंतजार करते रह गए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी कार्यालय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए तमाम डेटा और कागजात को 10 सर्कुलर रोड मंगवा चुके हैं ताकि संगठन विस्तार का काम एक बार फिर से किया जा सके, जो काफी वक्त से रुका पड़ा हुआ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय नहीं पहुंचने से जिला अध्यक्ष समेत तमाम विस्तार के काम इस वक्त
ठप पड़ गए हैं। आरजेडी जहां इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है, तो बीजेपी ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। तो वहां भ्रष्टाचारियों की पूछ होगी, न कि जगता बाबू जैसे ईमानदार लोगों की पूछ होगी। वहां तो रघुवंश बाबू जैसे, जिसे पूरा भारत मनरेगा मैन के रूप में जाना, इज्जत दिया, उस रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कह करके बेइज्जत करने वालों को इज्जत मिलती है। वहां इज्जत वालों को इज्जत कहां मिलती है? वहां भ्रष्टाचार और लंपटीकरण दोनों राजद में है, उसी तरह के लोगों को इज्जत मिलती है। जगता बाबू पिछले 1 महीने से अपने ग्रामीण निवास स्थान पे, अपने गांव पे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और पटना आने के बाद सबसे पहले वो मेदांता अस्पताल गए अपना चेकअप कराने। तो हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से वो डे टू डे वर्किंग में, रोजमर्रा के कामों में पार्टी के संगठन के नहीं शामिल हो पा रहे हों, पर संगठन के काम तो किसी भी व्यक्ति के कारण नहीं रुकते हैं और उपचुनाव सर पे हैं। इसीलिए राजद का सर्वोच्च जो नेतृत्व है उसने तेजस्वी यादव जी के यहाँ सारे कागजात भिजवा दिए होंगे। इस बाबत हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, बेहतर वही बता पाएंगे, इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उनके प्रदेश कार्यालय नहीं आने से राजद के संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा है, प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं। यह सब राजद का नितांत आंतरिक मामला है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और अब बात उस हवा की जिसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि हवा की शुद्धता के पैमाने को जिस तरीके से नापा जाता है, मापा जाता है, वो ज्यादातर शहरों में फेल साबित हुई है। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 483 तक ये इंगित करता हुआ आपको नजर आएगा। 100 से ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है और यहां पर यह आंकड़ा 483 तक जा पहुंचा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, मोतिहारी में 425 तक ये आंकड़ा आया। वहीं इसके अलावा अगर दूसरे शहरों की बात कर ले, सिवान की अगर बात कर ले, तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज किया गया है और ज्यादातर शहरों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही नजर आती है। समस्तीपुर में यह 338 तक जा पहुंचा है। वहीं पटना, राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर भी स्थिति चिंताजनक ही है, क्योंकि यह आंकड़ा 275 का दर्ज किया गया राजधानी पटना में। मुजफ्फरपुर की बात कर लेते, 311 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त आंकड़ों के तौर पर सामने आ रहा है और जो चिंताजनक स्थिति को दिखाता है। दरभंगा में यह आंकड़ा और ज्यादा है, 388 तक ये पहुंच चुका है। इसी के साथ अगर भागलपुर की बात कर लें तो यह आंकड़ा 272 तक जा पहुंचा है। 100 से ज्यादा की स्थिति खतरनाक होती है और यहां ग्राफिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि तमाम शहरों के जो सुई इंगित करती हुई नजर आती है वो लाल की तरफ। अररिया में 271 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हवा की गुणवत्ता को मापा जाता है, नापा जाता है, वो ये बता रहा है आरा में 191 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। और जिस हवा में आप और हम सांस ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं रह गई है। उसके पीछे कारण भी हम ही है। बेगूसराय 381 तक ये आंकड़ा है। लोगों से ज्यादा वाहनों की संख्या, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, चाहे तमाम और कारक इसके पीछे हो। बिहार शरीफ में यह संख्या 230 तक की है और यही वजह है कि लोगों को सांस संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं। बक्सर में यह संख्या 377 दर्ज की गई। वहीं भागलपुर में 272 तक यह आंकड़ा जा पहुंचा है। छपरा में 313 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स सामने आया और इसीलिए यह चिंता का सबब इस वक्त सरकार के लिए भी है। इसे लेकर अब कदम उठाए जाने की जरूरत है। वायु प्रदूषण के शिकार लोग हो रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर बच्चे हों। और देश भर की अगर बात कर ले तो देश भर में 100 प्रदूषित शहरों में बिहार का नाम भी शामिल है। दिल्ली से जहरीली हवा जो है वो सिवान की है, क्योंकि सिवान में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 के पार पहुंच चुका है। क्या है अभी क्या हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह। शहर शहर हवा में जहर, ये बात हम नहीं कह रहे हैं,
ये बात आंकड़ा बताने के लिए काफ़ी है कि अब दिल्ली को कौन पूछे, बिहार के सिवान सहित कई शहर की हवा जहरीली हो गई है। सिवान में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक हुई है सिवान की हवा। आप देख सकते हैं ये सिवान शहर है, पीछे गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। अगर मोटर व्हीकल्स की बात करें तो लगातार सिवान की सड़कों पर मोटर व्हीकल्स देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर प्रदूषण पर लगाव लगाना चाहिए, लेकिन कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रही है। बहुत लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, गरीब लोग कहाँ से इलाज कराएगा। इस गंदगी जो है सिवान नगर पालिका को देखना चाहिए, गंदगी कम से कम हो ताकि वातावरण दूषित नहीं हो। सिवान की जहरीली हवा दिल्ली बम्बई छोड़ अब बिहार में पहुंच चुकी है, सिवान जिला में। इससे आदमी बीमार पड़ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, आदमी को निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। वहीं दरभंगा शहर की बात कर लें तो वायु प्रदूषण की चपेट में दरभंगा शहर भी है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट। से भी खतरनाक दरभंगा का वायु प्रदूषण हो गया है। जो लेवल है AQI लेवल 350 से 400 के बीच में दरभंगा का होने से यहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। हम आपको कर्पूरी चौक पर हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह यह भी दिन के उजाले में भी धुंधला नज़र आता है, क्योंकि यहाँ एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर मिट्टीकरण का काम भी किया जा रहा है, जिसके कारण जो उसके धूल हैं वायु में घुलते हैं और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो है वायु प्रदूषण 350 से 400 के लेवल पर AQI रहता है, जबकि ये जो मिट्टीकरण का काम है यहाँ अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिया गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में पानी का छिड़काव करें, जिससे इसका जो लेवल है वो कम रहे। लेकिन लगातार दरभंगा में वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, क्या स्थिति है वायु प्रदूषण का? यहाँ जो है वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू कारण है कि ये व्हीकल जो चल रहा है उसका प्रदूषण जांच नहीं होना नियमतः। लगातार यदि प्रदूषण जांच होता रहे, साल 6 महीने पर करवाना है, जो कि हमको लगता है कि 10% लोग ही करवा पाते हैं डर से, क्योंकि ट्रैफिक की समस्याएं ज़बरदस्त हैं। कई घंटों तक सड़क जाम रहता है और उससे निकलने वाले प्रदूषण भी कहीं ना कहीं इस हवा को खतरनाक कर रही है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो बिहार में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर डॉक्टर ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर ने बताया कि पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन कौन से अंग प्रभावित इसकी वजह से होते रहे हैं। लोगों को बचने की सावधानी बरतने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये डॉक्टरों की तरफ से सुझाए गए। क्या है ये उपाय, आप भी सुनिए। एक्चुअली पॉल्यूशन कई तरह का होता है, तो सबसे कॉमन जो पॉल्यूशन इधर दीपावली के बाद या कोई भी इस तरह का जहाँ पे जैसे कि पंजाब वगैरह में जो फसल को जलाया जाता है उस सबसे जो पॉल्यूशन फैलता है उससे बॉडी का ऑलमोस्ट हर ऑर्गन अफेक्टेड होता है। अभी रिसेंट में चाइना से एक स्टडी आई है कि किडनी की एक बीमारी होती है IgA नेफ्रोपैथी, तो वो बीमारी भी पॉल्यूशन से होती है। पॉल्यूशन होने से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, उसके चलते भी कई तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। मास्क का प्रयोग करना सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं जरूरी है, मास्क का प्रयोग इन पॉल्यूटेंट से बचने के लिए भी जरूरी है। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का अपने गांव फुलवरिया में दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमते फिरते आपको नजर आ रहे होंगे। वायरल वीडियो में तेज प्रताप यादव गांव के ही लोगों के साथ हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, गांव की गलियों और पगडंडियों पर घूमते हुए आपको दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव पिछले हफ्ते ही अपने गांव पहुंचे हुए थे। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद उन्होंने यहाँ के रेलवे स्टेशन, अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। और अब बात सबसे बड़े संत समागम की।
तो बक्सर में चल रहे संत समागम में सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान हो रहे हैं और बीती रात मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। हंसराज के गीत पर पूरी रात दर्शक झूमते गाते नजर आए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।